ત્યારે આપણી સાથે આજે ચર્ચા કરવા માટે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થયા છે બ્રિગેડિयर डॉक्टर विजय सागर, जो डिफेंस અને स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट છે। ब्रिगेडियर सर, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम के तहत। थैंक यू नताशा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही बात आगे आ रही है कि राफेल के आगमन से चीन बौखलाया है और पाकिस्तान में हड़कंप है। इसके मद्देनजर रखते हुए राफेल का जो एम्प्लॉयमेंट है, सबसे पहले वहां से चर्चा शुरू करेंगे कि राफेल के एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से देख रहे हैं आप। अब राफेल जब भारत को मिलने जा रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए राफेल कैसे एम्प्लॉय किया जाएगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा सर? देखो नताशा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी पिछले प्रोग्राम में काफी बात की थी कि राफेल का क्या क्या मारक क्षमता है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, डिफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, उसमें कौन सी मिसाइल्स है, कौन सा एम्यूनिशन है। पर अभी मैं आपको ये बताऊंगा, आपने बोला ना कि चीन की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान हड़कंप में आया हुआ है। उसका कारण है क्योंकि ये जो हवाई जहाज है ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, एक डिफरेंट चीज है। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, हम इसको बार बार सब बोल रहे हैं, ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये हवाई जहाज मल्टी रोल नहीं है। मैं आपको 1 मिनट आपको इस बात के बारे में समझाऊंगा। मल्टी रोल का मतलब होता है कि हवाई जहाज जो होता है वो हर एक पर्पज के लिए होता है। अभी तक जो हवाई जहाज थे, कोई एयर डिफेंस के लिए चाहिए, कोई दुश्मन में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए चाहिए, कोई रिकॉनेसेंस के लिए चाहिए, कोई जो जमीनी फौज है, आर्मी है, उसकी क्लोजर सपोर्ट के लिए चाहिए, कोई नेवी की सपोर्ट में चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे रोल्स होते हैं, कोई न्यूक्लियर वाला चाहिए। तो ये जो मल्टी रोल जो होता है वो ये सारे काम कर सकता है। पर उसमें क्या होता है कि अगर वो सारे काम कर भी सकता है तो जमीन से जब वो उड़ान भरेगा तो वो उसी रोल के लिए तैयार होके भरेगा, तो उसको हम मल्टी रोल बोलते हैं। बट ये जो जहाज है ये मल्टी रोल नहीं है, ये ओमनी रोल है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने इसको एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए तैयार करके भेजा है और रास्ते में एयर डिफेंस की जरूरत पड़ जाती है, तो पहले हमको एक एयर डिफेंस वाला जहाज उसके लिए अलग से उड़ाना पड़ता था। अब इसके साथ में क्या होगा कि वो एयर डिफेंस का काम भी यही करेगा। तो इसलिए ये सारे के सारे रोल किसी समय भी वो स्विच कर सकता है, किसी समय भी कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो इस वक्त चीनियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत खतरे का निशान बना हुआ है। दूसरा मैं आपको जब बताता हूं कि जब भी एक हवाई जहाज हवाई हमला करना होता है तो हम एक पैकेज बनाते हैं। उसके अंदर कोई स्ट्राइक वाला होता है, कोई एयर डिफेंस वाला होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर वाला जहाज होता है, कोई टेल पे उनकी डिफेंस कर रहा होता है। तो एक बड़ा सा पैकेज बनता है। मान लो अगर हमने किसी एयरफील्ड को मारना है तो आइडियली स्पीकिंग हम बोलते हैं कि कम से कम 24 जहाज चाहिए, बस 24 नहीं तो फिर भी स्ट्राइक पैकेज हम 12-13 का जरूर भेजते हैं। बट अब ये राफेल के आने से अगर यही कार्यवाही हमने चाइना में करनी होगी या हमने पाकिस्तान में करनी होगी तो हमको बहुत कम जहाजों की जरूरत पड़ेगी। और साथ में इसकी जो मारक क्षमता है, एक्यूरेसी है, इसका जो म्यूनिशन है, वो कोई भी ऐसा टारगेट नहीं इस वक्त नहीं होगा जो बचेगा नहीं। हालांकि बोला जाता है कि चाइना की तरफ पहाड़ियां हैं तो उनके जो बंकर्स है वो पहाड़ी के अंदर होंगे, पहाड़ी की गुफाओं में होंगे। पर इस जहाज की कैपेबिलिटी ये है कि ये गुफाओं के अंदर भी मार सकता है। तो इसलिए चाइना वाले हड़काए हुए हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मान लो अगर आपने लेह पे इस जहाज को डिप्लॉय किया है तो पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स हैं जो हमारे खिलाफ आएंगी उस सेक्टर में, इसके पहले कि वो जहाज उड़े अपने एयरबेस से, ये उसको वहीं पे मार देगा। यानी कि अगर ये हमारा राफेल जहाज हवा में उड़ रहा है उस वक्त, और जैसे 150 किलोमीटर की हमारी रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर की, और स्कार्डू सिर्फ 200 किलोमीटर है, वो उड़ के भी उसको 5 मिनट भी नहीं होंगे, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि ये राफेल की रेंज में आ जाएगा और पाकिस्तानी टेरिटरी में ही उसको मार गिराएंगे, उसको इंडियन टेरिटरी में आने ही नहीं देंगे। तो इस वजह से मैं इसके रूल्स में थोड़ी स्पेशलिटी थी जो मैं आपको बता रहा था। जी बिल्कुल। और अब ये वो विमान है जिसके आगे आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, और शायद इसी की विशेषता और खूबियों के ध्यान में चलते हुए हम ये सारी बातों में जुड़ रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि डायनामिक टारगेटिंग में माहिर है राफेल, बिल्कुल। और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी क्वालिटीज हम डिस्कस करेंगे शायद हमारा वक्त कम ही रहेगा। पर अभी जब ये वायु योद्धा की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की भी बात कर लेते हैं। मेरा सवाल विजय सागर जी आपसे रहेगा कि स्ट्रेटेजी की जब हम बात कर रहे हैं तो एयरबेस पर लैंडिंग करने के साथ ही विजुअल्स और ब्रॉडकास्टिंग पब्लिशिंग को मनाही की गई है। इनफैक्ट आर्टिकल 144 के तहत वहां पे कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। तो इससे भी शायद आपको लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की बौखलाहट में और ज्यादा बढ़ावा होगा, क्योंकि अब तो उनको फुटेजेस भी नहीं मिलने वाले कि किस तरह से हमारे यहाँ पे इसका लैंडिंग हो रहा है, क्या स्वागत की तैयारियां हैं, और इसको विजुअल्स जब पब्लिश ही नहीं होने वाले तो आई एम श्योर कि इससे जो डिप्लोमेसी है वो ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। अभी तो हम फिलहाल यही चाहेंगे सर। नताशा,
आपके बात बिल्कुल सही है, मैं आपका पूरा डिटेल में आई आंसर यू। उसके पहले एक जो बख्शी सर ने आपको मैन्यूवरेबिलिटी के बारे में बताया हाई ऑल्टीट्यूड की, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आपके दर्शकों को एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपको स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन याद हो कि बालाकोट में क्या हुआ था, उसमें स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन थे MiG-21 में, और उन्होंने एक F-16 को मार गिराया था, और उसी प्रोसेस में उनको पता चला कि उनका जहाज भी किसी न किसी से ट्रैक हो रहा है। इसका मतलब किसी और जहाज ने उनके ऊपर निशाना लगा दिया है। तो उसके ऊपर जो पायलट्स के अपने ड्रिल्स होती हैं, उन्होंने ड्रिल करने की कोशिश की, उसको कहते हैं वर्टिकली पुल अप करके आपने उल्टा मनोवर करना है। वो एक तरीका है लॉक को तोड़ने का। पर जैसे ही उन्होंने ऊपर किया तो वो जो आपका MiG-21 पुराना जहाज था वो स्टॉल हो गया, और उसके अंदर वो मनूवरेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए विंग कमांडर अभिनंदन को शूट डाउन किया गया। अगर ये वहां पे रफेल होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि विंग कमांडर शूट डाउन होते अभिनंदन। और दूसरा, जितने F-16 आसपास घूम रहे थे वो सारे के सारे मलबे में जमीन पे आते, लैंड नहीं करते वापस पाकिस्तान एयरबेस पे। तो ये इसकी खासियत है। अभी आपकी बात आता हूं अंबाला में ना। अंबाला में जो ये सारा सेक्शन 144 लगा है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कंट्री में बहुत बड़ी हाइप हो गई है। रफेल आया है तो हम लोगों ने इतना अगर मैं बोलूं शोर मचाना शुरू कर दिया है। 5 जहाज आए हैं नताशा, ऐसे जहाज हिंदुस्तान में कई बार आए हैं, ऐसे वेपन सिस्टम हिंदुस्तान में कई बार आए हैं, और जितनी हाइप दी जा रही है उसकी जरूरत नहीं थी। परंतु ये जो हाइप है ये हमारे देशवासियों का उत्साह दिखा रहा है। इस वक्त चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक है, तो इसलिए इसको मैं ब्लेम नहीं करूंगा। अब अगर ये 144 नहीं लगती, यहाँ उस अंबाला एयरबेस को कॉर्डन ऑफ नहीं किया जाता, इवन जर्नलिस्ट को बाहर रखा है, तो उसका रीजन ये है कि ये इस वक्त कोविड के टाइम पे लोग सारे उमड़ते उसको देखने के लिए, जो एक शायद कोविड के सिनेरियो में अच्छी बात नहीं थी। दैट वाज वन। एंड सेकेंडली, वहां पे आपने खुद बोला था वाटर सल्यूट हो रहा है। वाटर सल्यूट का मतलब होता है, जनरली ये एयरफोर्स में यूज करते हैं जब कोई बड़ा एक्सपीरियंस पायलट रिटायर होता है, अपनी लास्ट सॉर्टी पे जाता है, तो जब वो रनवे पे आके लैंड करता है तो रनवे के दोनों तरफ हम वाटर वाले जो फायर ब्रिगेड के वाटर होसेस होते हैं ना, बड़े बड़े टैंकर्स, तो उनको खड़ा करते हैं। जैसे शादी में आप दुल्हन के लिए आप एक छाया बनाते हैं और वो बीच में से चल के आती है, तो इसी तरह से एयर रनवे के दोनों तरफ वो सारे बना दिए जाते हैं और वो लाइव आते हैं, जहाज उसके बीच में से निकलता है, तो वो एक किस्म का सैल्यूट माना जा सकता है। बाकी इंपॉर्टेंस ये है कि आज के जो हमारे एयर चीफ हैं वो खुद इस वक्त अंबाला हैं। अभी मेरे ख्याल 1352 हो गया है, another 20 minutes they'll be landing over there, and from Air Force point of view, I mean, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे में भी रोमांच आ रहा है, and रोमांच is coming after 42 years of service in the army। तो ये जो यंग बच्चा है आज, वो क्या सोच रहा होगा? तो उस चीज को, वो कोविड के सिनेरियो में वो सारे वहां इकट्ठे ना हो जाएं, उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, विजय सागर जी कुछ एडअप करना चाह रहे हैं इसमें? नताशा, एडअप नहीं, यू आर टचिंग माय हार्ट। एयर डिफेंस इज माय ब्रेड एंड बटर। ये जो S-400, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर इन द आर्मी, मैंने यही किया है। अभी रशिया की जो हम बात कर रहे हैं, विंग कमांडर बख्शी ने बिल्कुल सही बताया, बट इसका बेसिक कारण ये है कि देखो, चाइना को मना कर दिया, उन्होंने बोला कि कोविड की सिचुएशन है, ये तो एक बहानेबाजी है। इंडिया में कोविड की सिचुएशन नहीं है, यहाँ हमारी आ रही है, उसकी नहीं आ रही है। इसके 2-3 कारण हैं कि इंडिया के जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर खुद गए रशिया की परेड में करने के लिए, जी परेड अटेंड करने के लिए गए हैं, विक्ट्री परेड नहीं, वो रशिया से नेगोशिएशंस करने गए थे। उन्होंने बोला कि भाई देखो, ऐसा ऐसा है कि जब आपका बुरा समय था हमने आपको मदद करी, जब हमारा बुरा समय था आपने मदद करी। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ वो बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर से आज भी रशिया को डॉलर्स की कमी है, वो इंडिया दे सकता है। रूबल जो आपने बोरी में भर के जहां मर्जी रखे, इट मेक्स नो डिफरेंस। नाउ उससे भी बड़ी बात जो रशियंस ने बोली है खुद के, कि क्या हुआ है कि लेनिनग्राड में, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक लेबोरेटरी है, उनके जो हेड है वो रशियन जो डिजाइन थे, सीक्रेट्स थे, इंटेलिजेंस सीक्रेट्स थे, वो डिफरेंट काइंड वो चुरा के चाइना भेज रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और चाइना नोन है, जैसे J-20 की बात कर रहे हो, 5th जनरेशन फाइटर बोलना शुरू कर दिया है, वो कॉपी मारी हुई है, ओरिजिनल नहीं है उनके पास, और एंड वेरी बैड कॉपी। जो वो उसकी खूबियों की बात कर रहे हैं वो उस जहाज में है नहीं, हमने देखी नहीं कहीं पे। और नताशा, एक चीज और बता दूं मैं, जहां पे इंडियन एयरफोर्स का एज आता है चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर, चाइनीज एयरफोर्स जो है उसके किसी भी पायलट के पास 15 मिनट का भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है डॉग फाइट में। अगर एयर टू एयर कॉम्बैट में जहां पे जहाज को रोकना है,
15 मैं मिनट बताऊंगा ये क्वेश्चन, ये आई टेल यू दिस, नहीं लड़े वो, और जाके इंडियंस कर सकते हैं. यस, आई थिंक विंग कमांडर बख्शी कैन स्पीक ऑन दिस. દર્શકો, જે રીતે આ પેનલ ઉપર ચર્ચા થઈ છે અને આ પેનલ ઉપર ચર્ચા આપણે આગળ વધારીએ તે પહેલા વિજય સાગરજી, आप फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर. 20 सेकंड नताशा. यू मे हैव एनी बेस्ट, दुनिया में आप बढ़िया बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट ले आइए, बट अल्टीमेटली इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन. और जो मैन हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होता है ना, वो बड़े ही उम्दा क्वालिटी के सोल्जर्स हैं, चाहे वो एयर वॉरियर्स हो, नेवल हो, आर्मी हो. लेट मी टेल यू द सेकंड टू नन. उनका कोई मुकाबला नहीं है लड़ने में. वो बातें पुरानी गई जब मुगलों ने या किन्होंने आउटसाइडर्स हम पे करके आगे कब्जा कर लिया करते थे. अब जो प्रेजेंट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द पूरा कंट्री का जो एफर्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है जहां तक हमारे दम का सवाल है. तो ये सब देशवासियों को मैंने बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलिए. हम किसी को भी मारेंगे और अगली सेंचुरी हमारी है, बल्कि इसी सेंचुरी में ही हमारा काम शुरू हो रहा है. इट इज आवर सेंचुरी एंड वी विल बी द सुपर पावर, डेफिनेटली. बिल्कुल सर, और हमें गर्व है, हमें गर्व है. बन रही है, गुजरात रेजिमेंट बन रही है और ब्रिगेडियर साहब उसको संचालन करेंगे. या डेफिनेटली, डेफिनेटली. આપણી સાથે આજે ચર્ચા કરવા માટે પેનલ ઉપર ઉપસ્થિત થયા છે બ્રિગેડિયર ડોક્ટર વિજય સાગર, જેઓ ડિફેન્સ અને સ્ટ્રેટેજિક એક્સપર્ટ છે, કર્નલ રોહિત દેવ, જેઓ પણ ડિફેન્સ एक्सपर्ट છે. आप दोनों महानुभावों का मैं स्वागत कर रही हूँ. सबसे पहला सवाल मेरा ब्रिगेडियर सर आपसे रहेगा कि भारत के पड़ोसियों की रवायत अब बिगड़ती जा रही है, जिसमें हमने बहुत सारे नाम लिए, जिसमें आज ही ईरान भी शामिल हुआ है. ईरान की बात हो, चाइना की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, और अब नेपाल भी एक स्ट्रेटेजिक नीति बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है. सर, आप कैसे देख रहे हैं, और इन सब के साथ राफेल का टचडाउन? वेल नताशा, ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग है. राफेल का अभी अभी टचडाउन हुआ है कुछ समय पहले, और ये बहुत ही रोमांचकारी एक विषय है जो आप सब दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है. और आज हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर पंच आ गया है जिससे पूरी की पूरी इक्वेशन बिगड़ गई है. तो इस वक्त जैसे आपने बोला कि इस वक्त पाकिस्तान में या चाइना में उनके प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं. वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बाद में बताता हूं. थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि ये कैसे हुआ और किस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हुए. पहले चाइना ने अपना जो बहुत कुछ अपनी आर्थिक टेररिज्म, जिसको हम इकोनॉमिक टेररिज्म बोलते हैं, या इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी से पहले उसने साउथ चाइना सी पे कब्जा किया. फिर उसने इंडियन ओशन में आके सार्क कंट्री के साथ मिलकर के इंडिया के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया. फिर उसके बाद उसने ईस्टर्न लद्दाख में आके इंडिया के अगेंस्ट एक जोड़ी. और इतने में कोविड का सीन आ गया, और कोविड के आने की वजह क्या हो गया कि पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट हो गई. और चूंकि इंडिया के ऊपर उसने एक एग्रेशन किया है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, तो पूरी दुनिया में इंडिया के साथ जुड़नी शुरू हो गई है. तो एक कंट्री है ईरान, जो चाइना के ऊपर इस वक्त सारे प्रतिबंध लगे हैं, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं. जब उसने अमेरिका ने उससे अपना जो एग्रीमेंट था वो निकाल लिया है, सैंक्शंस वापस लगा दी हैं. अब चाइना के पास इस वक्त ऑयल खरीदने की जगह नहीं है और ईरान के पास बेचने की जगह नहीं है. तो इस तरीके से उन्होंने मिलना शुरू किया है. और उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान जो हमारी समझ से बाहर है, वो इस वक्त चाइना की झोली में जा रहा है. और वो ये बोल रहे हैं कि जो इस वक्त उइगर सिंकियांग प्रोविंस में जो इंसर्जेंसी पनप रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये उसने संधि की है. बट एक्चुअली उसके लिए नहीं है, ये एक्चुअली इसने एक घेराबंदी करने की कोशिश की है अगेंस्ट इंडिया. जो भी इंडियन प्रोजेक्ट है छबार के अंदर, जो जाहिदान तक अफगानिस्तान में जाएगा, और ये कॉरिडोर, इंटरनेशनल कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो उसको सेंट्रल एशिया से यूरोप तक लेके जाएगा, उसको बंद करने की एक साजिश है, ताकि उसका जो अपना सीपेक है जो हमारे गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है उसको बचाए. तो इस कारण से उसने एक ये संधि करी है वो जो बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ है. तो इस तरह से ये एक किस्म की एक वॉर शुरू हो चुकी है. तो दो इट इज नॉट, वॉर इज नॉट ओनली मिलिट्री के अलावा भी और कुछ आर्थिक वॉरफेयर होता है, डिप्लोमेटिक होता है, पॉलिटिकल होता है, कंट्रीज का होता है, और कुछ घुसपैठी होते हैं, फोर्थ फिफ्थ कॉलमिस्ट होते हैं. तो इस किस्म की सारी चीजों के ऊपर चाइना कोशिश कर रहा है. तो इस वक्त जो ये आप ईरान से उसकी संधि मान रहे हैं, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है. उनकी कोई आइडियोलॉजी में सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है. तो इसको आगे देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड करेगी.
कर रहे हैं हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरा सवाल कर्नल जी आपसे रहेगा कि वैसे तो देश विदेश में जब इंडिया चाइना की बात होती आ रही है, कोरोना के वक्त से ऐसा कहा जा रहा है कि जो एलीज कोरोना के वक्त से कहा जा रहा है कि जैसे ही ये कोरोना वायरस फैलने लगा तो जानबूझ के शायद चाइना ने ये वायरस को देश विदेश में फैलाया है। तो क्या अभी हम ये कह सकते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए, इस डिप्लोमेसी को मद्देनजर रखते हुए, कि क्या चाइना ने एक बायोलॉजिकल वॉर की शुरुआत छेड़ दी गई है और अब इस वॉर को आगे बढ़ाने के लिए चाइना और भी स्ट्रेटजीज बनाने में जुट गया है? किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की तीनों फोर्सेस की सैन्य शक्ति की जो ताकत है वो हम जानते हैं, और उसके पीछे जो जाबाज जवान जो जुटे हुए हैं उन सभी को सलाम करते हुए आगे बात करेंगे। जैसे आपने पाकिस्तान की बात छेड़ी है, ब्रिगेडियर सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि पाकिस्तान के एक तरफ जहाँ पे 2 वक्त के खाने के लाले हैं और उसी वक्त पे वो फन भी उठा रहा है, चाइना के साथ मिलके भारत के सामने कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, और इसके साथ साथ में अब ईरान के पेट में भी तकलीफ होने लगी है। तो मतलब अब हमको 3 नहीं पर चारों तौर से सोचना पड़ेगा, और भारत की नीतियों में भी अगर कोई बदलाव लाने चाहिए आने वाले समय में तो वो कैसे होंगे? नताशा, पहले मैं कर्नल साहब ने 2 पॉइंट उठाए थे, उनको थोड़ा सा और मैं आगे लेके जाऊंगा। जो आपको उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को के पेट में जो तकलीफ हो रही है उसका कारण ये है कि ये जो हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल्स आई हैं, मीटियोर और माइका की जिन्होंने बात करी है, माइका जो अभी आई है ये मिराज 2000 में भी थी, बट अभी ये उससे भी बढ़िया वर्जन में आई है। और ये मीटियोर मिसाइल जो है इसकी जो रेंजेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, बट जो एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड रेंजेस है वो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो अभी अगर ये रफाल जहाज आपका मान लो लेह में डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो मान लो स्कार्दू या होटन या नगोरी, ये जो एयरफील्ड है चाइना की और पाकिस्तान की, इसका मतलब यह है कि जैसे ही वो जहाज उड़ेगा और जैसे ही वो उसको इंडियन रेडार ने पिकअप किया विद इन से 1 और 2 मिनट्स, तो इंडियन रफाल को आगे जाने की जरूरत नहीं है और उसी तरह से उनको भी इधर आने की जरूरत नहीं है, वहीं को उसको मार दिया जाएगा। तो ये क्षमता हमको मिली है। सेम थिंग एप्लीकेबल है हाशिमारा में। आपके सामने वहां पे शिंगात्से है, होटन है, फिर सॉरी करेक्शन ये लासा है, फिर आपके पास वहां पे गंगोरी है। तो ये सब वहां पे भी एप्लीकेबल है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूं, मैं ईरान के ऊपर ये जो बना, इसके आने से पहले चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है। चाइना क्या है कि चाइना अपने आप को जब वो दुनिया के सामने अपना प्रोपेगेंडा करता है या ग्लोबल टाइम्स उसके जवाब देती है या उनके एम्बेसडर या उनके फॉरेन मिनिस्टर आगे देते हैं, वो अपने आप कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो पीस चाहते हैं, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस किस्म का वो इंप्रेशन देते हैं। और वो आगे करना क्या चाहते हैं, आज की डेट में जो 2 प्रॉक्सी कंट्री हैं चाइना के, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, इन दोनों को न्यूक्लियर वेपन्स किसने दिए? ये चाइना ने ही दिए हैं। और अगर कल को कुछ गड़बड़ होती है और कोई न्यूक्लियर फ्लेयर अप होता है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं ये इन 2 कंट्री से होगा। अब जो असली बात थी, जो कर्नल साहब ने बताया, जो लेबोरेटरी बनाई पाकिस्तान में, ये केमिकल्स की लेबोरेटरी है, और उन्होंने बोला कोविड में मदद करेंगे, आपकी रिसर्च के काम आएगी। नताशा, ये भी एक बायो वेपन का एक जन्म स्थान उसने तैयार किया है। तो ये लेबोरेटरी बायोलॉजिकल वेपन को करेगी, बिकॉज पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, और चाइना ने उनको जो मदद दी है वो भी उसमें करेगी। अब हम वापस आते हैं टुवर्ड्स जो ईरान एंड सबसे पहले जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ उसने बनाई थी, इंडिया ने उसने जाने से मना कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने बोला कि हम एज ऑब्जर्वर आ रहे हैं। तो वहां पे ये इन्होंने पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान से मिलकर के, पर्पज है टेररिज्म का, बट अदरवाइज मेन पर्पज है कि इंडिया को किस तरीके से इस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ जाने से हमने रोकना है। और उसी तरह से अभी ईरान को अगर आज मिला लिया है, परंतु ईरान पाकिस्तान की तरह वेसल स्टेट नहीं बनेगा चाइना का। जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान को अपना एक कॉलोनी बना लिया है, और जो भी उन्होंने सीपैक बनाए हैं, बोला गया था कि इसमें पाकिस्तान के लोगों का आर्थिक खुशहाली होगी, उनको रोजगार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो चाइनीज लोगों के लिए ही हुआ है। आज नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ रही हैं चाइनीज लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी समझ गए उनकी चालाकी। और उसी तरह से ईरान जो था, हमारे साथ बड़ा अच्छा उसका संबंध था, सैंक्शंस लगने के बावजूद अमेरिका ने भी माना, ईरान ने भी मांगा, हमारा छबार प्रोजेक्ट था वो चल रहा था। परंतु इसके बीच में कहीं पे हम थोड़े अमेरिका के दबाव के नीचे आके हमने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींचा, तो ईरान ने अभी तक हमारे प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं किए हैं चाइना के दबाव में आके। उन्होंने सिर्फ हमें स्ट्रेटेजिक मैसेजेस देने शुरू किए हैं कि अगर आप नहीं आओगे अपना पैसा लेकर के,
इसकी डेवलपमेंट के लिए तो हम जा रहे हैं, तो उसको अभी देखते हैं वो किस चीज से अनफोल्ड करता है। परंतु डेफिनेटली एक चाइना की तरफ झुकाव होने से, लाइक से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बाकी इवन म्यांमार में भी चाइना ट्राई कर रहा है, तो इस किस्म के जो सारे खेल खेल रहा है वो हमारे अगेंस्ट हैं। तो अब देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होगी। एंड आई एम श्योर जो हमारी प्रेजेंट डिस्पोजिशन है इसमें आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर बहुत ही एक सदे हुए एक प्रोफेशनल आदमी हैं, जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं, जो इंडिया में आजकल आई थिंक बड़ा ज्यादा नहीं हुआ। हमारी मिलिट्री बहुत प्रोफेशनल है और आज के कुछ हमारे थिंक टैंक्स दे आर ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल, और ये सब प्रोफेशनल जो हैं इस वक्त उभर के आए हैं क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने इनको फ्री हैंड दिया है। जबकि पहले तक, मैं नाम नहीं लेता, पहले तक काबिलियत तो थी पर उनको दबा के रखा था। शायद कोई जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी ने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन किया था, शायद उसकी वजह से, क्योंकि चाइनीज, मैंने बोला ना 2.5 प्लस हाफ फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट, 1 चाइना, 1 पाकिस्तान एंड 1 इज योर टेररिज्म हाफ। सेकेंड हाफ इज चाइना ने जो आपके कंट्री के अंदर पहले पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, थिंक टैंक्स, एजुकेशनिस्ट, बिजनेस, इन सब लोगों के बीच में अपनी फिफ्थ कॉलमिनिस्ट बन के प्रोपोगेंडा करके उनको पैसे देके अपनी पैठ बना ली है। इसलिए आज अपने कंट्री में बहुत सारे जयचंद, मीर जाफर तैयार हैं इस वक्त, जो हर चीज को अपोज करते रहते हैं। परंतु आज की जो डिस्पेंसेशन है मोदी जी की, उन्होंने बता दिया है कि देखो हम अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, अब हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए ठीक है। सीमा सक्षमताओं में बढ़ावा कर रहा है। बिल्कुल शॉर्टली आपसे भी जान लेंगे। ब्रिगेडियर सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर। ये मैं एक छोटा सा, कर्नल साहब ने बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए और एक बहुत ही अपना संक्षिप्त में अपने दर्शकों के लिए अच्छी बात बताई। सिर्फ इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूं कि ये जो मिलिट्री की बात हो रही है, हमने आपको बोला कि अगर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट होएगा या कोई बायोलॉजिकल वेपन होएगा, जैविक वेपन होएगा, तो वो चाइना अपने आप को बड़ा अच्छा गुडी गुडी बॉय रखेगा और ये करवाएगा अपने क्रोनी कंट्री से, जो पाकिस्तान है या नॉर्थ कोरिया है। इसके अलावा एक चीज बड़ी जरूरी, हमें ये जानना जरूरी है कि अभी जो लड़ाई होगी वो एक्चुअल मिलिट्री लेवल पे बहुत कम परसेंटेज में होगी, डिप्लोमेटिक लेवल में भी काफी होगी, बट इसके लिए हमें एक नए डायमेंशन के लिए तैयार रहना है। साइबर वॉरफेयर, ये हमारे ऊपर साइबर अटैक हो सकता है कि आपके जो पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम उड़ जाए, आपकी सारी सेबी के सारा कुछ उड़ जाए। उसके अलावा ये लड़ाई होगी स्पेस में होगी, स्पेस वॉरफेयर, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एंटी सैटेलाइट वेपन हो चुका है। इसरो ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो इन दो चीजों के बारे में हमको, स्पेस का और साइबर का और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में हमको बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा और आई एम श्योर कि हम सोचेंगे इस दिशा में भी, क्योंकि भारत हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाने में सक्षम रहा है और आगे भी रहेगा।